भाई वर्सेस भाई राजनीति का पहला और एक लौता पारिवारिक शो का राजस्थान का कारवां आ पहुंचा है जोधपुर यानी ब्लू सिटी में। और आज ब्लू सिटी के मंच पर जब जैसे ही हम आए, एक बहुत ही दुखदायी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि शो शुरू होने से पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि लोकतंत्र में क्या नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में विचार विमर्श के लिए तो जगह होती है, लोकतंत्र में बोली के लिए जगह होती है, पर लोकतंत्र में गोली और पत्थरबाजी के लिए जगह नहीं होती। ये हाल हमने कश्मीर में तो होते हुए देखा है, पर आज जोधपुर के सरदारपुरा में कुछ लोगों ने अति उत्साह में आकर यहाँ पर इस शो को डिस्टर्ब करने के लिए, और क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है जो यहाँ से लड़ने वाले अशोक गहलोत के खिलाफ, उन पर पथराव करने की, उनके समर्थकों पर पथराव करने की कोशिश की। और मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा हमारे तीसरे भाई, हमारे साथी विशाल पांडे के पास, जो यहाँ पे मौजूद थे। ये शहजाद और तहसीन, हमारा एक कार्यक्रम जाता है ताल ठोक के, जो कि शाम 5 बजे लाइव जाता है। जैसे ही हमने उस कार्यक्रम को खत्म किया, क्योंकि वो कार्यक्रम राजस्थान के मुद्दे पर था, आखिरकार हमारे राजनेता क्यों धर्म की बात करते, जात की बात करते, विकास की बात नहीं करते, हम इसी मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद आप ये पत्थर देखिए, यही पत्थर सबसे बड़े गवाह है किस तरह से यहाँ पर शो में पत्थरबाजी की जाती है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे, उनके ऊपर इस तरह के बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट तक पत्थरबाजी की जाती है इस टाउन हॉल में जोधपुर के, जो कि सरदारपुरा इलाके में आता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि इन पत्थरों से नहीं डरने वाले हैं। यहाँ पर लोगों को उनके विचार रखने की पूरी छूट दी जाएगी और इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे, क्योंकि जी न्यूज एक ऐसा मंच है जो कि आपके मुद्दे को उठाता है, आपके बीच में आता है, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, क्षेत्रीय मुद्दा हो या स्थानीय मुद्दा हो। तो इन पत्थरों से हम नहीं डरने वाले हैं। आप ऐसे पत्थर फेंक सकते हैं, असामाजिक तत्व यहाँ पर ऐसे पत्थर फेंक कर डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जारी रहेगा और हम आगे भी राजस्थान के विकास के मुद्दों को उठाते रहेंगे। शहजाद, बिल्कुल सही कहा आपने विशाल, और आज शायद इसका तकाजा है कि हमारे बीच में पैनलिस्ट खड़े हैं, हमारे बीच में 5 साथी खड़े हैं, और वो भी पैनलिस्ट जो है वो पत्थर से नहीं डर रहे, और वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र में अपने विचारों से एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे, पर पत्थरों से हम नहीं डरेंगे। तो इसीलिए मैं स्वागत करना चाहूंगा भाई वर्सेस भाई में। सबसे पहले कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं, अर्जुन मोढवाडिया जी गुजरात से, उनका तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर जोधपुर से जो प्रत्याशी है अशोक गहलोत के खिलाफ, शंभू सिंह जी जुड़े हैं, उनके लिए भी तालियों के साथ स्वागत है। हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस के अजय त्रिवेदी जी जो प्रवक्ता है राज्य के, वो भी जुड़े हैं, उनके लिए भी तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे साथ दिनेश गहलोत जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के, वो राजनीतिक विशेषज्ञ है, उनका भी स्वागत किया जाए। और हमारे साथ देवकी नंदन व्यास जी है जो एक सीनियर पत्रकार है, उनका भी स्वागत किया जाए। और इन तमाम साथियों के साथ और आपके साथ हम लोग भाई वर्सेस भाई में चर्चा करेंगे 5 सुलगते सियासत के सवालों पर। तो भ्राताश्री, क्या है वो सवाल, जरा बताइए देश। बिल्कुल सही अनुज, तो सबसे पहला सवाल है, क्या राजस्थान में भत्ता बटेगा और वोट मिलेगा? और दूसरा सवाल है कि महिला कांग्रेस के लिए, महिला सीएम कांग्रेस के लिए क्या टाइम पास है? तो तीसरा सवाल है, क्या श्री राम के नाम पर नहीं हनुमान के नाम पर होगा राजस्थान में महासंग्राम? तो चौथा सवाल है, और वो सवाल पाकिस्तान और करतारपुर से जुड़ा हुआ है, इमरान खान से जुड़ा हुआ है, कि क्या सिद्धू और आतंकी की मुलाकात पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की मौन स्वीकृता है, मौन तरीके से वो उसको स्वीकार कर रहे हैं और मौन तरीके से उसको सहमति दे रहे हैं क्या? और 5वां सवाल भी है, जो भ्राताश्री 5वां सवाल बताइए। और 5वां सवाल है, आतंकी से मुलाकात पर सिद्धू को कांग्रेस निकालेगी कब? ये सवाल बहुत ही अहम है। ये सवाल अहम क्यों है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार चुप रह रही है इस मुद्दे पर, अपनी बात को बयान नहीं कर रही है। तो एक तरीके से उन्होंने मौन स्वीकृति दी है सिद्धू के वहां पर जाने पर और वहां पे उनकी बातें रखने पर उससे पहले ये बता देते हैं कि आज का हमारा ट्विटर पोल का सवाल भी लाइव हो चुका है, और आज का हमारा ट्विटर पोल का सवाल है कि क्या सिद्धू आतंकी मुलाकात पर राहुल गांधी की मौन सहमति है क्या? मेरा दावा यानी शहजाद पूनावाला का दावा है कि बिल्कुल है, और मेरा यानी तहसीन पूनावाला का दावा है कि बिल्कुल नहीं। तो आप छोटे भाई की बातों से इत्तेफाक रखते हैं या बड़े भाई तहसीन पूनावाला की बातों से इत्तेफाक रखते हो? हैशटैग भाई वर्सेस भाई पर वोट कीजिए, ट्वीट कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे पास भेजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स को दिखाया जाएगा लाइव भाई वर्सेस भाई के दौरान। घोषणा पत्र बहुत अध्ययन करने के बाद, चर्चा करने के बाद प्रस्तुत किया है। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। असंगठित मजदूरों और किसानों के लिए हम एक बोर्ड बनाएंगे ताकि उनका कल्याण हो सके। वादा तेरा वादा, वादे तो तेरे माना गया।
30 डेज सरकार से देंगे। हम जुमला नहीं दे रहे, हम ऐसा झूठा वादा नौजवानों से नहीं कर सकते। राजस्थान सरकार के गठन के तुरंत बाद इन सभी कामों पर हम काम करेंगे। मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए हैं, और हम ना तो जुमले देते हैं ना झूठ बोलते हैं, जो कहा है वो करेंगे। 665 बिंदु में से 630 बिंदुओं पर या तो कंप्लीशन हो गया है या कार्रवाई चल रही है। जो हमको डिटेल्स में अगर जाते हैं तो देता है 95% काम हमने पूरा किया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने 5 साल की जो विफलताएं थी, जो वादे पिछली बार किए थे, जो पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी, प्रायश्चित करना चाहिए था, और उसके बाद अपनी आगे की बात बोलते। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं को यदि हम देखें तो उनमें से अधिकांश विषय ऐसे हैं जिन पर या तो ऑलरेडी राजस्थान सरकार या देश की सरकार काम कर चुकी है, अमल कर चुकी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बीजेपी ने जो हमने 6 महीने पहले बात बोली थी बेरोजगारों के बारे में, उसको अपने मैनिफेस्टो में डाला है। लेकिन साथियों, नकल के लिए भी अकल चाहिए। शर्म करो कांग्रेस वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भारत माता की जय बोलते हुए आपको शर्म आती है तो इस देश का अनाज और पानी खाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। पहला सवाल यही है कि क्या राजस्थान में भत्ता बटेगा और वोट मिलेगा। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। मैं कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, अर्जुन मोढवाडिया भाई। अर्जुन जी, पहले तो आपने मैनिफेस्टो, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, उसके कई दिन बाद किया, बहुत देरी भी कर दी, और वादे भी लगभग वही है जो बीजेपी ने किया। तो नकल पत्र जो कह रहे हैं इसको, कि आपने तो उनका कॉपी कर दिया ये आइडिया, युवाओं को जो है या बेरोजगारों को भत्ता देने की बात है। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी डेट तय की कि कब मैनिफेस्टो डिक्लेयर करना है। हमने अपनी डेट तय करी। आगे कौन है पीछे कौन है ये सवाल नहीं है, लेकिन वचन पत्र में क्या है और वचन पत्र के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कटिबद्धता कितनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी वचन पत्र की बात चुनाव के पहले करती है। चुनाव के समय जब विरोध ऑपोजिशन में रहती है तो कहती है कि भाई हम हर अकाउंट में 15 लाख रुपया जमा करेंगे, पाकिस्तान का एक सर के सामने 10 सर लाएंगे, काला धन 80 लाख करोड़ विदेश से लाएंगे, करप्शन नाबूद करेंगे, किसानों को 1.5 गुना भाव देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद वो भूल जाते हैं। मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो चुनाव के समय होता है। हमारी तो प्रतिबद्धता रही कि जो भी प्रोमिसेस आज तक किए वो प्रोमिसेस हमने निभाया है। हमने सिर्फ बात नहीं की है कि ये आने वाले जो आपने 400 वादे आज किए हैं वो अशोक गहलोत निभाएंगे या सचिन पायलट निभाएंगे। देखो, वो कांग्रेस की सरकार निभाएंगे, कांग्रेस की सरकार निभाएंगे, और ये कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री उसका अमलीकरण करेंगे, टाइम बाउंड करेंगे, ये हमारा वादा है। वसुंधरा जी ने कहा कि 13 लाख नौकरी के हमने अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज है वो हमने पैदा किए। आप इस जनता को, राजस्थान की जनता को 1300 लोगों के नाम घोषित कर दीजिए जिनको आपने नौकरियां दी। 13 लाख नहीं, 1300 नाम आप घोषित कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए। निश्चित रूप से 13 लाख नौकरियां भारतीय जनता पार्टी इन 5 साल में वादे के मुताबिक नहीं दे पाई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नौकरियां नहीं मिली। पब्लिक सेक्टर में सैकड़ों लोगों को नौकरियां मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि इसने स्किल डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खोल दिया है। आपकी कांग्रेस ने कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं खोली है। हमने सैकड़ों नौजवान, बेरोजगार नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के जरिए प्राइवेट सेक्टर में जहाँ चाहे वो जा सकते हैं, नौकरियां मिल सकती है। ऐसी व्यवस्था हमने जगह जगह जिला स्तर पे कैंप लगा के भी शुरू की है। मैनिफेस्टो के साथ साथ ये भी बताया वसुंधरा राजे जी ने कि 81% प्रोमिसेस पूरे किए गए हैं। तो आप आज जो कॉपी करके वही आइडिया उनको नए बोतल में दे रहे हैं। अशोक गहलोत जी के जमाने में कितनी नौकरियां दी थी आप? राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला के तहत पूरे राजस्थान में पाठशालाएं खोल के एक साथ 98 के टेन्योर में 16,108 प्रति जगह पे नौकरियां दी गई थी। ये आंकड़े से ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये उज्ज्वलित हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास आंकड़े आ रहे हैं। उसके बाद आरपीएससी के भर्ती में हमारे
पूरी तरीके से नौकरियां जारी की गई थी। जो तो फिर गहलोत साहब की सरकार को रवाना क्यों कर दिया? सर रवाने होने के लिए ये एस्पेक्ट नहीं है रवाने होने के लिए कि अगर नौकरियां दी तब तो भैरू सिंह शेखावत मतलब वसुंधरा जी ने भी नौकरियां दी, पर हो सकता है उनकी सरकार ना है, तो आपके कहने का यही मतलब हो गया? सरकार नौकरियां देने से सरकार आने जाने को हम तोलते ही नहीं है, फिर सरकार आएगी तो फिर नौकरियां दी जाएगी। परंतु ये लाभ लेने के लिए सरकार नहीं होती है, ये सारा के सारा सेक्रीफाइस के लिए सरकार बनी जाती है। सोशल एस्पेक्ट को अगर आप नौकरियां देने लेने से और सरकार को लेने देने से तोलते हैं। यूपीए सरकार भी जो गई थी वो इसी कारण से गई थी 10 सालों के बाद, क्योंकि वो नौकरियां नहीं दे पा रहे थे। तो ये हकीकत है कि कांग्रेस हमेशा जॉब्स फ्रंट पर कम से कम मोदी सरकार और वसुंधरा राजे की जो राजस्थान की सरकार है उससे पीछे रही है, ये तो हकीकत है ना। देखो, यूपीए सरकार में आप आंकड़े के तौर पर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उसकी समय में हुआ और अनएम्प्लॉयड यूथ है उसी समय में कम था। परसेप्शन बिगड़ा गया, इसलिए यूपीए सरकार जीत नहीं पाई। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो सारे देश में आज नोटबंदी और ये जीएसटी के कारण ये आंकड़े बताते हैं, सरकार भी स्वीकार करती है कि हमारे यहाँ नौकरियों में कमी आई है। आज ही अरविंद सुब्रमण्यम जो सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, उन्होंने बुक लिखी, उसने कहा कि डिजास्टर था और इसके लिए हमारे युवाओं देने की बात, हमारे युवाओं को जो भी है। सर अमेरिका में ओबामा कहता है कि भारतीयों से सावधान रहे युवाओं से। हमारे यहाँ आज युवाओं को सबसे बेरोजगारी है। उसका रीजन ये है कि जो एनडीए की सरकार रही वो सरकार रही, इसकी वजह से रहा। शंभू सिंह जी की बात जो रखी है और यहाँ पे अजय त्रिवेदी जी ने भी रखा है, अर्जुन मोढवाडिया ने भी रखा है। आप जनता से पूछे कि दरअसल ये जो भत्ता दिया जा रहा है बेरोजगारों को, बेरोजगारी पे और एम्प्लॉयमेंट पर किसने ज्यादा काम किया था, अशोक गहलोत ने या वसुंधरा? बिल्कुल शहजाद और तहसीन, हम जनता के बीच जाएंगे, उससे पहले आज की एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजस्थान चुनाव के बीच में विपक्षी महागठबंधन बनाने की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। 10 दिसंबर को चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी, बीएसपी व अन्य विपक्षी दलों को बुलाया जाएगा और एक आगे की रणनीति तय होगी। सबसे पहले हम सवाल पूछते हैं, किसने नौकरियां दी, किसने रोजगार दिया राजस्थान में? सबसे ज्यादा नौकरियां कांग्रेस की सरकार में आई थी, माननीय अशोक गहलोत सरकार में। जिस तरह से ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत दिए गए लोगों को, उसके अलावा राजीव गांधी पाठशाला के माध्यम से शिक्षित। जैसे आप बताइए नौकरियां किसको मिली? अशोक गहलोत साहब ने दिया है, ये कुछ भी माहौल बनाया कोई मतलब नहीं। अशोक गहलोत साहब जितना काम कोई कर ही नहीं सकता। अशोक गहलोत आप बताइए। सर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो कांग्रेस के रोजगार छीन लिए हैं, सारे कांग्रेस बेरोजगार हो गए। कांग्रेस बेरोजगार हो गई, आप बताइए किसने रोजगार दिया? जब भी राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया ने बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास किया या दिया, कांग्रेस के महाअधिवक्ता गण कपिल सिब्बल और अन्य अधिवक्ता गण हाईकोर्ट में जाके याचिका लगाते हैं कि इस पर इनकी भर्ती पर रोक लगा दी जाए। रोक लगा, कुछ युवा यहाँ पर पीछे है, शहजाद युवाओं की बात आनी चाहिए। नौकरी का मामला है, जल्दी बताइए नौकरी मिली कि नहीं? नौकरियां बहुत ज़्यादा मिली है भारतीय जनता पार्टी में। क्या नौकरी करते हैं? मैं प्राइवेट लगा हूँ, मेरे भाई को मिली है। इनके भाई को मिली नौकरी? मिली कांग्रेस के दौर में नहीं मिली, भाजपा में खूब मिली है नौकरी। मिली हाँ, नौकरियां मिली है भाजपा की सरकार। विशाल, क्या आप दोनों कांग्रेस और बीजेपी के लिए कोई सवाल ले सकते हैं? कोई सवाल है आपका? सरदारपुरा के अंदर 2,27,000 वोटर्स हैं, ठीक है ना? 1,46,000 लाभान्वित है। क्या कांग्रेस सरकार ऐसे लाभान्वित? कोई सवाल है किसी से, किसी पैनलिस्ट से कोई सवाल आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ। किससे सवाल है बताइए? मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ, आप हर बार आके मुद्दे करते हो। बीजेपी ने पेट्रोल ऊपर नीचे भी किया, अब तो नीचे भी हो गया, लेकिन प्याज नहीं बढ़ा, कमाल है, टमाटर भी नहीं बढ़ा, धनिया नहीं बढ़े, दालें नहीं बढ़े। जो 200 रुपये की दाल खाते थे, आज मैं बहुत अच्छी तरह से दाल खाता हूँ। अब मुझे ये बताइए, अब ये इन्होंने क्या जादू कर दिया, आप इनसे पूछिए एक बार। चलिए, क्या जादू कर दिया अर्जुन मोढवाडिया जी? जी मोढवाडिया जी। दुनिया में सारी दुनिया में जी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थी वो $140 थी जी, आज $60 है जी। $140 में जो पेट्रोल का डीजल का दाम था उससे 1.5 गुना दाम है आज, और हर महीने बढ़ता जा रहा है। और जो आप बोलते हैं टमाटर का बढ़ा नहीं, ये नहीं बढ़ा, लेकिन आप अपने घर पे माँ बहन को पूछिए कि कितना दाम बढ़ा है, और किसानों को पूछिए
कि दाल हम फॉरेन से मंगवाते हैं। आज 200 रुपया तक दाल चला गया। यहाँ ये सब लोगों को मालूम है। इसलिए महंगाई के बारे में ये सरकार ने, मोदी सरकार ने रिकॉर्ड कर दिया है। पर ये भी हकीकत है अर्जुन जी कि आज फूड इन्फ्लेशन सबसे कम मात्रा पे है। पर अगले सवाल की ओर चलना पड़ेगा। पाँच साल तक आप एक सेकंड रुकी नहीं, 5 साल तक एक सेकंड नहीं रुकी, 10 साल तक 2 बार मुख्यमंत्री रही, वो मजबूरी में एक बार रुक गई होगी, 2 बार बड़े बड़े महलों में रुकी है, राजा महाराजाओं के 5 सितारा होटल में जहाँ 50,000 नहीं 80,000 1 लाख किराया होता है एक रात का, वहाँ रुकी है। पिछले बार हम लोगों ने स्वराज का संकल्प लेकर काम किया था। अगला सवाल राजस्थान से जुड़ा है और महिला मुख्यमंत्री से जुड़ा है। और अगला सवाल यह है कि महिला मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए टाइम पास है? अब माफ कीजिएगा, ये पारिवारिक शो है और आपको लगेगा कि मैं किस भाषा में बात कर रहा हूं, पर ये मेरी भाषा नहीं है। और ये पहली बार नहीं अशोक गहलोत जी ने कुछ ऐसा कहा। आपको भी पता है, अर्जुन जी और भ्राताश्री को भी पता है कि उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे जी मनाने पटाने के लिए अमित शाह को अब झुक रही हैं। एक महिला के बारे में कहा, फिर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया क्योंकि शायद उनको लगा होगा कि वो ट्वीट गलत है। पर अर्जुन जी आपसे सवाल है कि देखिए ना क्या हो रहा है चुनाव में। मोदी के माँ बाप को पहले घसीटा गया, राज बब्बर ने माँ के बारे में बोला, विलास मुत्तेमवार ने पिताजी के बारे में बोला, उसके बाद सीपी जोशी ने जात को ले आए उनके। अब महिला मुख्यमंत्री पे पहले भी टिप्पणी हुई, आज भी टिप्पणी हुई है। और इसके अलावा सफिया खान आपकी प्रत्याशी है, वो कहती है विरोधियों का सर फोड़ देंगे। या तो राहुल गांधी की सहमति है इसमें, या राहुल गांधी इन पे कार्रवाई करे ना। जो देखो, आपको मालूम है कि राजनीति में जो बिलो बेल्ट कहा जाता है जी, वो किस पार्टी का यूएसपी है? अशोक गहलोत किस पार्टी का यूएसपी उन्होंने है? ट्वीट डिलीट किया सर। मैं कहता हूं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? बिल्कुल। और सोनिया गांधी के या राहुल गांधी हो या उसकी 3 पीढ़ी है, एवरी डे गालियां कौन ज्यादा देते हैं? राहुल गांधी मैं तो ये कहता हूं की राजनीति हम करते तो हैं, प्यार की राजनीति है। मोदी जी की माता जी का भी सम्मान करता हूं। मैं कहना ये प्यार की राजनीति मैं मोदी जी की माता जी का हम सम्मान करते हैं, उसको पाए लगते हैं। उसकी पत्नी को भी हम सम्मान करते हैं, उसको भी पाए लगते हैं। उसके परिवार को भी सम्मान करते हैं। हमें ऐसा उससे कुछ लेने देने नहीं है। तो नहीं, अजय त्रिवेदी जी उसके पिताजी का सम्मान करते हैं, टाइम पास, लेकिन टाइम पास सीएम का जो आप मतलब निकाल रहे हो, जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो डकैत जैसे शब्द इस्तेमाल जिसने किया है, वो तो प्राइम मिनिस्टर हो या अमित शाह जी हो, उन्होंने किया है। अगर छोटी मोटी कोई यहाँ किसी ने किया है तो राहुल, छोटी मोटी बात है। नहीं, राहुल जी ने उसको कल्चर रहा है, कांग्रेस की संस्कृति रही है, हमेशा जातिवाद पे बात करते हैं, पारिवारिक के जो मुद्दों पे उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 5 साल काम भी नहीं किया तो उन्होंने टाइम पास ही किया था। आपके स्टेट के प्रवक्ता जायज करा रहे हैं टाइम पास। आप जायज कराते हैं, आप समझते हैं टाइम पास कर सकते हैं? तो आप खुद के नेता देख लीजिए, आप नहीं है। कांग्रेस हमेशा काम नहीं किया है, वो क्या गलत बात है? जी बोलिए। काम नहीं किया है वो गलत बात है। और टाइम पास सीएम काम नहीं किया है, आप टाइम पास कहेंगे? आप टाइम पास कहेंगे? आपको मैं इसका जवाब देता हूँ, आपको मैं इसका जवाब। यहाँ से 20 फरलांग दूर एक इमरजेंसी हॉस्पिटल और उससे थोड़ा सा पहले एक हमारी पार्किंग बनी, जो 4.5-5 साल में नहीं बनी। टाइम पास करके और हमारी पार्किंग नहीं बनाई, इससे बड़ा टाइम पास हो सकता है? ये लोग मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने इतने काम किए हैं जिनकी नकल दूसरे प्रांतों में तो कर ही रहे हैं, वो कांग्रेस कार्यकारी कर रहे हैं। शंभू सिंह जी, आपको मैं आंकड़े दिखा रहा हूं, आंकड़ों पे आप लगातार फेल हो रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आप कहते हो कि कभी महिलाओं के बारे में सम्मान से बात करना चाहिए, मैं भी मानता हूं मानना चाहिए, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया जी के बारे में कहा जर्सी काऊ, उन्होंने शशि थरूर जी की मरूम पत्नी के बारे में कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और मनमोहन सिंह जी के बारे में भी उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया देहाती औरत के साथ, क्या आप इसका खंडन करते हो?
क्या आप इसका खंडन करते हो? कभी हल्की बात नहीं कही उन्होंने, जैसे ये कांग्रेसी संस्कृति में तो आप जोशी का वो हल्की बात नहीं मानते हो? और कांग्रेसी कल्चर आप को माफी आपको मांगोगे आज मोदी दिख जी रहा के है शब्दों आपके के लिए? डिबेट में आप नहीं दे रहे, ये आपके सामने पत्थर पड़े हैं। हमारे जोधपुर पसंद करने वाला शहर है। मैं दिनेश शहर में ये स्थिति है। शंभू जी एक मिनट, मैं दिनेश गहलोत जी और मैं देवकी नंदन जी को भी शामिल करना चाहूंगा चर्चा में। दिनेश जी, आप राजनीति को बड़े करीब से देख रहे हैं, आप एक विशेषज्ञ भी हैं। क्या राजनीतिक डिस्कोर्स का स्तर राजस्थान में गिरा है? और क्या अशोक गहलोत जो इतने बड़े नेता, इतने सीनियर नेता है, बार बार वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मुद्दों की कमी है इसलिए वो ऐसे बात कर रहे हैं? निसंदेह रूप से ये कहना चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि चाहे किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, भाषा का एक स्तर होना चाहिए। आपके जो शीर्षक है भाई वर्सेस भाई, राजनीति में भी कुछ ऐसा ही सीन है। आप जब मुद्दों की बात करते हो तो ऐसी स्थिति में जो आपका ये जो जीप जो निकल जाती है उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। व्यास साहब, मैं आपसे संक्षेप में एक जवाब चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि जो डिस्कोर्स है इतना गिर चुका है, हम मुद्दों की बात नहीं कर रहे, हम एक दूसरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है। सवाल व्यास जी के लिए, व्यास जी को एक बार सवाल व्यास साहब से। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ही राजनीतिक रूप से एक जो गिरावट आई है, मूल्यों का अवमूल्यन जो हुआ है, उसके बाद से एक जिम्मेदार कौन है इसके लिए ज्यादा? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि इससे जिम्मेदार कौन है, क्योंकि दोनों ही तरफ के राजनेता एक सरीखे होते हैं और एक जैसे ही बात करते हैं। विशाल, मंच पे जो इस मुद्दे को लेकर बात हो रही है, प्रदेश की जनता क्या सोचती है? राजनीति का स्तर कौन गिरा रहा है? क्या इससे वो संतुष्ट है या वो चाहते हैं कि मुद्दों की बात हो? अगर आप जनता से लेकिन उससे पहले एक खबर हम बता देते हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से एक सीट जो कि अलवर का रामगढ़ विधानसभा है, वहां पर चुनाव 7 दिसंबर को नहीं होगा। बीएसपी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो 199 सीटों पर ही 7 दिसंबर को राजस्थान में चुनाव होगा। अब सीधे जनता से पूछते हैं, आप बताइए, क्या महिलाओं का अपमान और राजनीति के गिरते स्तर की जगह बची राजस्थान में? सर, मैंने जो आपके पूरे पैनल के क्वेश्चंस देखे हैं उसके हिसाब से आपने एक पैनल में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर रखा है जो कि इस भ्रष्टाचार जो नौकरी का हुआ था जेएनयू में, उसकी देन है, जो कि बर्खास्त है, लेकिन आज स्टेज पे खड़े वो कौन? मिस्टर गहलोत खड़े हैं, वो 34 उन शिक्षकों में शामिल हैं जो कि बर्खास्त किए गए थे लेकिन कोर्ट के स्टेज से खड़े हैं। दूसरा, आज हमारे जोधपुर में जो हुआ है, हमारी भाषा बहुत मधुर है, लेकिन जो पत्थर गिरे हैं उस पत्थर से मेरे भी दोनों हाथों में चोट आई है, दोनों हाथ सूजे हुए हैं। और आज मैंने मेरी गाड़ी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई बैनर नहीं लगाया, जबकि मैं यहाँ से बसपा का कैंडिडेट हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे कांच वहाँ सब टूटे जाएंगे। चलिए, बसपा के कैंडिडेट है, आप बताइए जल्दी से, क्या इस तरह से राजनीति होगी राजस्थान में? ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो घटनाएं हो रही है, बहुत ही दुखद बात है। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी सारे, लेकिन कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। अशोक गहलोत जी की बात को आप अच्छी तरह सुनिए। अशोक गहलोत जी की जो सभ्य हिंदुस्तान में रहता है, ऐसा नेता ना पैदा होगा ना हुआ है। ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आज जोधपुर के अंदर जो मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है, ये भैरव सिंह जी की देन है। भैरव सिंह जी ने ये मारवाड़ मुस्लिम कैसे दी है? और मेरी बात प्लीज एक मिनट चुप रही है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को शोषण किया है 60 साल के अंदर, और गांधी स्कूल थी मुसलमानों की, गांधी स्कूल को खोलकर, गांधी स्कूल को तोड़कर भैरव सिंह जी ने मुस्लिम मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन दी। 2004 के अंदर जब हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी बनी, तो पैरा टीचर दे के मदरसे के अंदर पैरा टीचर दिया था, और कांग्रेस ने टीचर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ना शिक्षा दी ना कुछ दिया। कांग्रेस ने मुस्लिमों को शिक्षा नहीं दी। तो विशाल, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो योगी आदित्यनाथ, जो खुद राजनीतिक रूप से चुनावी कैंपेन में शामिल है, उनके बयान से निकलता है, और कई लोग इसको विवादित बयान कह रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या श्री राम से अब हटकर हनुमान जी पर राजस्थान में महासंग्राम होगा? भ्राताश्री और अर्जुन साहब और सब लोग, सवाल ये नहीं है कि हनुमान जी किसके, सवाल ये है कि जो हनुमान जी थे वो सुग्रीव के साथ भी थे, वो राम जी के साथ भी थे, कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास वाली उनकी फिलॉसफी थी। अब वो कह रहे हैं कि वो बनवासी थे, दलित थे। अगर मुसलमानों को आप रिझा सकते हैं, आप अपना वोट बैंक बना सकते हैं, 90% मुसलमान वोट चाहिए वरना कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी, और किसी ने कह दिया बजरंगबली हमारे साथ है, तो आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। देखो, दुर्भाग्य ये है जी कि हमने तो यहाँ जाति धर्म में हिंदुस्तान को बांट के रखा है, और उसके नाम पर ही हम वोट लेते हैं।
लेकिन ऊपर वाले को तो छोड़िए, पर घोषणा वहाँ तो पत्र से जातिवाद पहले मत लाइए। घोषणा पत्र आपने दिखाया उसको योगी जी है, महात्मा है, लेकिन राजनीतिक बन गए। वो भगवान की कोई जाति नहीं होती, उसकी पूजा होती है, उसकी मूर्ति भी नहीं होती, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये योगी जी तो भगवान के नाम पर रोड का नाम भी दे रहे हैं और भगवान की मूर्ति भी बना रहे हैं। भगवान की मूर्ति नहीं होती, उसका मंदिर होता है, मंदिर बनाना चाहिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। दलितों से दिक्कत है क्या? नहीं, दलितों से क्या दिक्कत है? दलितों को सम्मान दिया, क्योंकि देखिए राम जी क्षत्रिय देखो दलितों को सम्मान देना है आपको, बहुत बड़े महापंडित थे, तो अगर उन्होंने दलित कह दिया, आदिवासी दलितों को सम्मान देना है तो वहाँ आपको न्याय दलित दिलवाइए। यूपी में न्याय दिलवाइए। आप यूपी में दलितों के लिए काम करिए, हनुमान को दलित बनाइए, भगवान राम को राजपूत बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे तो बंटवारा करते हैं आप, वो सभी हमारे लिए भगवान है, बना सकते हैं। हमारे लिए सभी भगवान है। स्पष्ट है शंभू सिंह जी, मेरा आपसे सवाल स्पष्ट है। आज तक भाजपा लोगों को हिंदू बनने का सर्टिफिकेट बांटती थी, अब क्या भाजपा ने आरएसएस के नागपुर में एक नया कार्यालय शुरू किया, भगवानों को भी कास्ट सर्टिफिकेट देगी भाजपा? और आपसे दूसरा सवाल है, आपने क्या हनुमान जी का कास्ट सर्टिफिकेट देखा है? हिंदुस्तान में आरएसएस में भी बहुत बड़ी मेंबरशिप दलितों की है। नहीं, हनुमान जी दलित है, इसका सर्टिफिकेट आपने कहाँ देखा? सर्टिफिकेट दिखाए देश की जनता को? ऐसी कोई बात नहीं है जो होती है। भगवान जो प्रतीक रूप से होते हैं वो ना तो किसी की कोख से जन्म लेते हैं, ना है जो उनकी जाति होती है। नहीं होती है, तो योगी जी गलत है। योगी जी को बताइए, जी को ये बात आप समझाइए। त्रिवेदी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आपने तो राम जी के अस्तित्व को नकारा था 2007 में हलफनामा देके। आप लोगों के पास तो नैतिक अधिकार ही नहीं है कि आप हनुमान जी पे कुछ टिप्पणी करें या राम जी पे टिप्पणी करें। अस्तित्व को प्रमाण करने के लिए और कांग्रेस को प्रमाण करने के लिए किसी के भी प्रमाणन आप की तो कल जरूरत तक नहीं ओम है। भक्ति में लीन से आज राम भक्ति पे आए हो, आज राम भक्ति पे आए हो। राम जी के जो कपाट खुलवाने वाली भी कांग्रेस थी, ये आपका मन तो जय श्री राम बोल के मंदिर को समर्थन दे देंगे, तरीके से जानता मंदिर होगा। को समर्थन दे देंगे कानून पे। आप अगर जिस मंदिर के कानून पे समर्थन देंगे आप लोग? मंदिर का कानून पहली बात तो अध्यादेश लेके आए भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस अपना स्टैंड निश्चित तौर पे क्लियर तो समर्थन करेगी। देंगे। मैं आपको कहता हूं कि जो चीज कोर्ट में लीडर की बात सुन लीजिए, राम मंदिर पे अगर अध्यादेश आता है कांग्रेस पार्टी समर्थन सीनियर करेगी। जूनियर का प्रश्न नहीं है, डायस पे खड़े हुए हम लोग सभी अपने त्रिवेदी जी के घर में राधा कृष्ण की फोटो लगी हुई है, ये किससे अलग शंभू सिंह थोड़ी जी, होंगी? आपसे एक स्पष्ट प्रश्न है, क्योंकि भाई ने राम मंदिर की बात निकाली, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, उसको उनको सजा मिल गई, 44, 45, 48 पे आ गए। आपसे स्पष्ट सवाल है, जय श्री राम के नारे लगा के आप 280 तक पहुंचे। सुनिए मेरा सवाल, आप कानून क्यों नहीं लाते श्री राम का मंदिर बनाने के लिए? आज तो आपकी बहुमत लोकसभा में भी राज्यसभा में, आप जुमला देना कब बंद करोगे? हमारे नेताओं ने पहले ही कह दिया था कि पहले हम कोर्ट के डिसीजन को सादर स्वीकार करेंगे। कोर्ट यदि समय पे डिसीजन नहीं देता है तो फिर कोई कानून बनाने की बात सोचेंगे। हमने कभी है जो कानून बनाने की बात नहीं कही है। तो सवाल विशाल, सवाल जनता से ये है कि क्या अब श्री राम से मुद्दा हटके हनुमान जी पर अब बहस आ चुकी है क्या राजस्थान में योगी के बयान के बाद? बिल्कुल बताइए, क्या हनुमान जी पर अब बहस होगी? राजनीति भगवान पर आ गई राजस्थान में? राजस्थान के मुख्यमंत्री के दबदबा सीपी जोशी ने साध्वी रितंबरा की जात पूछी, उमा भारती की जात पूछी, प्रधानमंत्री जी की जात पूछी, कांग्रेस जातिगत पार्टी आई। आप बताइए, हनुमान जी को लाना राजनीति में कहाँ तक जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। कांग्रेस हमेशा जाति का दुरुपयोग करती है, कांग्रेस का उपयोग। लेकिन योगी जी यहाँ बयान दे रहे हैं। ये दिया है, योगी जी ने बयान दिया कि इसमें हनुमान जी ने सबका साथ सबका विकास का बात करी थी, ना कि कोई ये कांग्रेस का फितूर है। योगी जी ने सिर्फ हनुमान जी का उदाहरण दिया था। इस तरफ भी एक बार आते हैं। संत की जात नहीं होती है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, अवतार थे, महादेव के अवतार थे, और ये आज कहां से लेके आ गए? साधु संत बनते हैं और शास्त्रार्थ में जानते नहीं है। चाणक्य ने कहा था कि विदेशी नस्ल की पैदा कभी देश हित की बात नहीं कर सकती, और वही आज हो रहा है। योगी जी से निवेदन है, राजस्थान भाईचारे, अमन प्रसन्न शांति वाला प्रदेश है, या जहर मत फैलो, आप अपने मठ में बैठे रहो। ये भाई मेरे कह रहे हैं कि अशांति में अशांति बने रहता, तो फिर ये जोधपुर के पत्थर कैसा है? मैं भाई शहजादी भाई, मेरी बात आज ध्यान से सुन लेना, ये कांग्रेस की हार का प्रतीक है। शहजाद, इस बीच एक खबर भी इस बीच एक खबर भी दर्शकों को
राजस्थान कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि योगी आदित्यनाथ को राजस्थान में बैन किया जाए, योगी आदित्यनाथ की रैलियां राजस्थान में ना की जाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है। शहजाद, और मैं सिर्फ इतना कहूंगा यहाँ के लोगों से कि यहाँ पे जो पत्थर फेंके गए हैं, यहाँ पे जो एक एक पत्थर फेंका गया है, ये पत्थर और कहीं काम आए ना आए, श्री राम मंदिर के निर्माण में ये पत्थर अवश्य काम आएगा। बहरहाल चौथा सवाल भी बहुत दिलचस्प है और आज ही की डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, जो करतारपुर कॉरिडोर और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। और सवाल ये है कि क्या सिद्धू और आतंकी की मुलाकात पर राहुल गांधी की मौन सहमति है? तो भ्राताश्री, सवाल ये पैदा होता है कि क्या आतंकियों के साथ मुलाकात करने के लिए, कभी बाजवा को हक करने के लिए, इमरान खान को फरिश्ता कहने के लिए, क्या राहुल गांधी की सहमति है उनके पास? सिद्धू से एक क्राउडेड फंक्शन में किसी ने आकर उनके साथ फोटो खिंचवाए, लेकिन मोदी जी के चहेते वेद प्रताप वैदिक, हफीज सईद साहब के साथ बैठकर चाय पे चर्चा की, मन की बात की। तो क्या मैं मान लूं कि मोदी साहब हफीज सईद के साथ बैठे हुए? मैं और एक आपको सवाल पूछ लो, आप सुन लीजिए भागवत। और मोदी साहब जब जाते हैं पाकिस्तान, नवाज शरीफ को गले मिलते हैं, तो क्या समझना है मोदी जी भी आतंकवादियों के साथ है? मैं अर्जुन साहब से, आपके राष्ट्रीय नेता है, आप दो कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो कभी कभी आपके राष्ट्रीय नेताओं की भी बात सुन लीजिए। राज्य के प्रवक्ता, मैं अर्जुन साहब से पूछना चाहता हूँ, सिद्धू एक मंत्री है, उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आप मत जाइए। उन्होंने बयान भी दिया कि मैं उनके फोन का इंतजार कर रहा था, फोन नहीं आया सिद्धू का, वो अपनी मर्जी से गए हैं। और उन्होंने गोपाल चावला के बारे में खुद अमरिंदर सिंह ने बताया कि ये आतंकवादी है, ये हमारे जो निरंकारी हमला हुआ है अमृतसर में उसमें शामिल है। सिद्धू कैसे कह सकते कि वो अनजान है? इतने अनजान है, इतने बोले वाले, हक भी उन्होंने बाजवा को अनजाने में कर दिया क्या? देखो, वो वहाँ पाकिस्तान गए थे सिद्धू जी, और वो ऑफिशियल तौर पर उसको इन्विटेशन मिला था। यहाँ केंद्र सरकार के 2 मंत्री भी गए थे। वो पाकिस्तान का प्रदेश, गोपाल चावला के साथ फोटो नहीं खिंचवा रहे थे, बाजवा को हक नहीं कर रहे थे, इमरान खान को फरिश्ता नहीं कह रहे थे। मुझे शहजाद जी जरा बोलने दीजिए। वहाँ गए थे, वहाँ कौन उसके पास खड़ा है कौन नहीं है वो किसी को मालूम नहीं रहता है। दूसरी बात, फोटो है उनका, दूसरी बात में दुनिया ने देखा है। शंभू सिंह जी आप बाद में बोले, मैं बताता हूँ आपको कि वहाँ फोटो कौन ले रहा है, अपने पास कौन खड़ा है। आज भी वो जो गोपाल सिंह है वो आतंकवादी है, कल भी था, अगले दिन भी रहेगा। तो लेकिन जो मैं बात बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर देशभक्ति का ठेका जिसने ले रखा है, उन्होंने पठानकोट पर जब हमला हुआ तो आईएसआई को इंक्वायरी के लिए, जांच के लिए क्यों बुलाया गया? अच्छा, आप मुझे बात बताइए, सिद्धू ने कहा है कि सेंट्रल लीडरशिप ने मेरी हौसला अफजाई की पाकिस्तान जाने के लिए। क्या उन्होंने इमरान को फरिश्ता कहने के लिए, गोपाल चावला के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए, बाजवा को हक करने के लिए भी हौसला अफजाई दी है? महागठबंधन बन रहा है पाकिस्तान का। नवाज शरीफ से जब मोदी हक करता है, बिना बुलाए वहाँ गए और बिरयानी खाते हैं, तो वो देशभक्ति हुई। और वहाँ जाके वहाँ जाके उसको भी इन्विटेशन मिला था। और वहाँ जाके जब करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात की तो खुश हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि नहीं जाना चाहिए। कैप्टन सोल्जर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सिद्धू को नहीं जाना चाहिए। आज भी उनकी राय ये है। कैप्टन सिंह, मैं कहता हूँ सिंह सही है या सिद्धू सही है? नहीं, दोनों सही है, दोनों सही है। उनकी वजह से शंभू सिंह के आप सवाल सुन लीजिए। खालिस्तानी आतंकवादियों को हिंदुस्तान की यानी मोदी जी की सरकार ने वीजा दिया और कनाडा से यहाँ बुलाया और उनके साथ फोटो खिंचाए, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी। इस पर आपकी कोई विशेष टिप्पणी है साहब? देखिए, ये आतंकवाद कांग्रेस का कल्चर रहा है। अच्छा, ये भिंडरा वाले किसकी उत्पत्ति थी? भिंडरा वाले को किसने पनपाया? ये आपका इतिहास बता रहा है। आईएसआई कहता है कि मोदी है उनका ब्लू आइड बॉय। आईएसआई से क्यों कहता है? आईएसआई को मोदी जी बहुत पसंद है। सवाल वो ये सब चावला भिंडरा वाले की है जो पौध है। आतंकवादियों को कंधार भेजने के लिए कौन गए थे? आतंकवादियों को कंधार भेजने के लिए कौन गए? दूसरा, ये कांग्रेस आतंकवादियों की गोली से कोई शहीद हुए हैं तो वो कांग्रेस के नेता शहीद हुए हैं। इंदिरा गांधी शहीद हुई, मैं इस बात को मानता हूं। इंदिरा गांधी शहीद हुई, राजीव गांधी शहीद हुए, गांधी के बारे में सोचते हुए बीएन सिंह शहीद हुए, बाद में हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद हुए। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के कोई कार्यकर्ता शहीद नहीं हुए। आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, मैं आपकी बात को मानता हूँ। प्रकाश सिंह बादल की प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी? उसके साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना सकती है। जो खालिस्तान सुप्त प्राय हो गया है, आज समाप्त हो चुका है आतंकवाद, आप उसको मुख्य धारा में लाके क्यों इस देश में एक नई बहस छेड़ रहे? मुझे ये बताइए, गुरचरण सिंह तोरा, जनरल सिंह भिंडरावाला, प्रकाश सिंह
गठबंधन उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, और आप इस तरह के प्रश्न करके खालिस्तान के आतंकवाद को फिर क्या सिद्धू और आतंकी की पाकिस्तान के में जो मुलाकात है उस पर राहुल की मौन सहमति है? देखिए, जो जिनका प्रधानमंत्री पहले मौन था उनका अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौन ही है, तो उनके पास इसमें बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। अब कुछ बोलने का आप बताइए, सिद्धू आतंकी से मुलाकात करते हैं पाकिस्तान में? देखो, कांग्रेस पार्टी की पूरी की मैं बात करता हूँ, वो जब भी अगर राष्ट्र विरोधी कोई भी हरकत होती है उस समय कांग्रेस हमेशा चुप्पी साध लेती है। चुप्पी साधे रहती है। आप बताइए। ये देख लो, आप कांग्रेसियों का ये दिखता हुआ है आपके सामने पड़ा है। क्या सिद्धू को आतंकी से मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस और नक्सलवाद ये सब ये देशद्रोह का साथ देते हैं। अगर आतंकवाद की बात करें, अगर मोहब्बत की बात करें, ये इससे भी आप आतंकवाद से जोड़ सकते हो। चंद मिनटों पहले 5-5 किलो के पत्थर हमारे ऊपर पड़े हैं, मर सकता था कोई भी आदमी। सियासत मजलूमों पर कुछ यूं एहसान करती है, ये आंखें छीन लेती है, चश्मे दान करती है। ये राजनेता कब समझेंगे हमारी हकीकत? बिल्कुल। और अब चलते हैं हम लोग, पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के लगे, अब हम लोगों को अगले सवाल की ओर चलना होगा। और अगला सवाल चौथे सवाल से ही जुड़ा हुआ है, और वो सवाल ये है कि आतंकियों से मुलाकात के लिए सिद्धू को कांग्रेस पार्टी से क्या निकाला जाएगा। ये सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि बार बार ये गलती हो रही है। या तो आप कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कहा है उसको आप पंजाब के मुख्यमंत्री की बात को मानते हैं, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। बाजवा को मैं सीधे सीधे चेतावनी देता हूं कि माहौल ना बिगाड़े पंजाब का। और उनके मंत्री जब जाके आतंकवादी खालिस्तानी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, आप उनका इस्तीफा लेंगे, उनको पार्टी से निकालेंगे, या मनीशंकर अय्यर की तरह उनको प्रमोशन देंगे? अगर आपकी थियरी सही है तो प्रधानमंत्री मोदी का भी इस्तीफा ले लेना चाहिए। वो ऑफिशियल विजिट पे वो नहीं गए थे, वो तो निजी। नवाज शरीफ आतंकवादी थे? नहीं, उसके पाकिस्तान को आप आतंकवादी मानते हैं, और आतंकवादी वहां से आता है। मनमोहन सिंह क्यों पाकिस्तान के नेताओं से बात करते थे? शर्मल शेख में क्यों मिले वो पाकिस्तान? वो तो वहां गए नहीं। इतने साल डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म भी वहां हुआ था लेकिन नहीं गए। उनका जन्मस्थल वहां है लेकिन तो भी नहीं गए क्योंकि माहौल ठीक नहीं था। लेकिन ये माहौल ठीक नहीं था तो भी वहां गए, और आने के बाद पठानकोट पर हमला हुआ। प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए, तो क्या आप उन सारे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हो और उसको यहाँ बुलाया? देखो, आपका यार्डस्टिक से मैं बात कर रहा हूँ, ये यार्डस्टिक ठीक नहीं है। जो सर्टिफिकेट देशभक्ति का डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हुआ है वो बंद कर दे। मोदी जी की हुकूमत में जो हमारे सैनिक शहीद हुए वो मनमोहन सिंह जी के 10 साल में नहीं हुए, जो पिछले 4.5 साल में हुए। सबसे पहला आंकड़ा आपको बता दूं। और आईएसआई के लोग जो पकड़े जाते वो भाजपा से जुड़े हुए, तो भाजपा क्या आतंकवादी पार्टी है? ऐसा मानना चाहिए। शहीदों को महत्व नहीं दिया। क्या कांग्रेस ने कभी शहीदों को महत्व नहीं दिया? राजीव हमारे गांधी जनता पार्टी नहीं थे? की सरकार क्या राजीव गांधी शहीद नहीं थे? अटल बिहारी इंदिरा गांधी शहीद नहीं थी? सबसे पहले शहीदों की डेड बॉडी उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। कम से कम सिद्धू को अब आकर कहना चाहिए कि मुझे शर्मिंदगी है कि एक खालिस्तानी के साथ मेरी फोटो आई है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं इनके ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ। वो क्यों नहीं कह रहे? सिद्धू के साथ 2 मंत्री भी थे, और फोटो नहीं खिंचवाई, उसके मंत्री भी थे, फोटो नहीं है। दूसरी बात, अगर आपकी ये यार्डस्टिक है तो भाजपा के विदेश मंत्री 900 करोड़ की बैग लेकर 3 आतंकवादियों को कंधार तक छोड़ने के लिए गए थे, और उसमें सोनिया गांधी बतौर विपक्ष की नेता, कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं, वो नहीं बताया, वो कोई सवाल ही नहीं, नहीं वो बात आपने यही यार्डस्टिक थी। तो ये सरकार, ये पार्टी पर भी बान करना चाहिए। मैं तो कहां बात तक करता। विशाल, आप जनता से पूछिए कि सिद्धू एक आतंकवादी के साथ दिखाई देते हैं, वो उसके लिए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, उल्टा आके वो बोलते हैं कि शायरी बताते हैं, शायरी करते हैं, उनको शायरी याद है पर उनको कौन है गोपाल चावल याद नहीं। जल्दी से हम शुरू करते हैं। आप बताइए, क्या सिद्धू को पार्टी से निकालना चाहिए जो आतंक से जाके आतंकियों से मुलाकात? जिनका वास्ता आतंकवाद से होता है उनको निश्चित रूप से पार्टी से भी निकालना चाहिए और देश निकाला भी देना चाहिए। और जहाँ तक ये चरित्र और घोटालों की बात करते हैं, इनके आज एक विधायक और एक मंत्री आज भी जेल में बैठे हैं, और भंवरी देवी का जो मामला है वो इनको पता है। मैं जो गुजरात से पता नहीं मेहमान पैराशूट है वो भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और लोग ऐसा है, मेरी बात सुनो। सिद्धू अगर आतंकवादियों के साथ फोटो कहता था बिल्कुल गलत है। कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा मुलजिम नवाज शरीफ और उसके साथ मोदी जी जाके गले मिलते हैं, यह भी गलत है।
और अब अंत में भाई वर्सेस भाई में वक्त हो चला है आज के ट्विटर पोल के नतीजों का। आज भाई वर्सेस भाई के ट्विटर के नतीजों में छोटे भाई यानी शहजाद पूनावाला की जीत हुई है। आज हमारे साथ 5 मेहमान जुड़े और खास तौर से अर्जुन मोडवाडिया साहब आप जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और भाई वर्सेस भाई की तरफ से जय हिंद जय भारत।